हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी एंटिटी है ना, जिसकी जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो अपने ओनर से अलग है, सेपरेट एंटिटी है, मतलब एक सेपरेट यूनिट है। ओनर जो है एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड अदर्स, मतलब ये बिजनेस अलग है और ओनर्स क्रेडिटर्स ये सब अलग है। In other words, the proprietor of business concern is always considered to be separate। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा उसको मतलब हम एक अलग पर्सन मानेंगे एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से अलग मानेंगे, विच ही कंट्रोल्स, जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। ठीक है, इवन द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। तो जितने अमाउंट की सपोज करिए कि एक आपका ये बिजनेस है और ये आपका ओनर है। ठीक है, अब ओनर बिजनेस में 5 करोड़ की कैपिटल लगाता है, तो बिजनेस के लिए ये जो ओनर है ना, क्या है, क्रेडिटर माना जाएगा। कहाँ तक? जितने अमाउंट की उसने कैपिटल लगाई होगी, यानी कि 5 करोड़। ठीक है, तो मतलब जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस 5 करोड़ वापस करेगा ओनर को। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसलिए ओनर और बिजनेस अलग अलग। सो द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज यूटिलाइज्ड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। कैपिटल इज व्हाट द बिजनेस ओज टू द ओनर्स, है ना। कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो बिजनेस में ओनर को वापस करेगा, है ना। द ओनर्स फाइनेंशियल इनपुट। लाइबिलिटीज आर व्हाट, लाइबिलिटीज क्या है? बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर। लाइबिलिटीज वो पैसा है जो बिजनेस किसको वापस करेगा? जो भी आउटसाइडर पार्टीज होगी उनको। एनी रिडक्शन इन कैपिटल रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर कैपिटल में कोई रिडक्शन होता है तो बिजनेस की लाइबिलिटीज कम हो जाती है ना, और उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। एनी इंजेक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल में अगर कोई इंक्रीमेंट होता है ना, और एसेट बाय द ओनर वुड रिगार्ड एज कैपिटल। One way that the business entity concept relates to the preparation of financial statement is the treatment of profit. Business entity concept relates, ये किससे रिलेट करता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज फेवरेबल थिंग फॉर द बिजनेस। देखिए, प्रॉफिट बिजनेस के लिए फेवरेबल थिंग है, बट इट इज व्यूड एज अ लाइबिलिटी while determining the financial position of the business। ठीक है, पर मतलब इसको एज ए लाइबिलिटी व्यू किया जाता है जब हम फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करते हैं बिजनेस की। प्रॉफिट इज अ बिजनेस ऑब्लिगेशन टू ओनर। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है ना। किसके लिए? ओनर, ओनर को। मतलब ये जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो किसको मिलेगा? वो ओनर को मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसलिए एज ए लाइबिलिटी इसको हम देखते हैं, है ना, जब हम फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करते हैं बिजनेस की। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए, इट रिस्ट्रिक्ट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ओनर्स प्राइवेट अफेयर्स एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है इसकी वजह से ही बिजनेस की जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, ओनर्स की जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, ओनर्स के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? इस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के वजह से। इट ascertains actual business profit।
since only the business expenses and revenues are recorded and all the private personal expenses of proprietor are ignored। देखिए जो इस इस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस की रेवेन्यू को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। प्राइवेट और जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं प्रोपराइटर के, उसको इग्नोर किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स रिकॉर्डिंग and reporting of business transaction from the business point of view, free from any personal bias. It safeguards owners' personal asset from being liquidated in case of business becoming insolvent and vice versa। देखिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओनर की जो पर्सनल एसेट है उसके लिए ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एक सेफ गार्ड है, एक सिक्योरिटी है ना। इन केस अगर बिजनेस आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि इंसॉल्वेंट क्या होता है ना। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। सो इट कॉन्स्टिट्यूट द बेस, जो भी हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए ये एक बेस निर्मित करता है, बेस बनाता है। ठीक है, क्या ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये सारे ही बड़े जरूरी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ आपको, है ना। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैंने आपको बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। देखिए मनी मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड। जो कि फाइनेंशियल नेचर की होगी, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन, उसी इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे देखिए व्हेन सेल मैनेजर इज नॉट ऑन गुड टर्म्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर, है ना, the business is bound to suffer. This fact will not be recorded in the books of accounts, है ना, because it cannot be measured in terms of money। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो सेल मैनेजर है इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद द प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, तो बिजनेस जो है वो बाउंड हो रहा है, सफर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ये इस ट्रांजेक्शन को हम, इस बात को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सेल्स ड्यू टू चेंज इन फैशन। देखिए फैशन में चेंज आ रहा है ना, या फिर जो है वो स्ट्राइक कर दी है लेबर्स ने, है ना। प्रोडक्ट फीचर्स और क्वालिटी नॉट इन लाइन विद द डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्राइसी और प्रोडक्ट टू प्राइस या प्रोडक्ट, लॉयल्टी ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज अफेक्टिंग बिजनेस। ये सारी चीजें बिजनेस को इफेक्ट करने वाली हैं, बट इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मेजरमेंट मनी में, पैसे में नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल भी बड़ा जरूरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज स्पेशली यूजफुल इन मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ थिंग in terms of money and thus in arriving at total value in terms of money। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि a business has a 12,000 square yards of land। तो बिजनेस के पास इतना लैंड है ना। 2 buildings, 4 machines, 4 sofa set and 4,000 units of inventory and rupees 50,000 cash। ठीक है, they cannot be added up together like this, है ना, एंड शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक दिस। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिजनेस के पास इतना लैंड है, इतनी बिल्डिंग है, इतनी मशीनें हैं, है ना, तो इन सब को हम ऐड नहीं कर सकते और ना इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं इस तरीके से। दे नीड, इनको जरूरत है, दे नीड टू बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इनको मनी में इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की हमको जरूरत है। एंड देन एडेड अप टुगेदर टू नो द वर्थ ऑफ द बिजनेस। सो थ्रू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, है ना, थिंग्स ऑफ डाइवर्स नेचर कैन बी एडेड टुगेदर एंड डेल्ट विद। तो हम क्या कर सकते हैं कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के थ्रू ये जो मतलब विभिन्न प्रकार की, विभिन्न नेचर की, जो डाइवर्स नेचर की जो चीजें हैं, इनको इकट्ठा कर सकते हैं, है ना,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं, ठीक है। So from the entire analysis of this principle, it however can be made out that there are two limitations which this principle suffers from. तो इसकी दो limitations यहाँ पे बताई गई है। पहला है non monetary transactions irrespective of their importance cannot simply be recorded, ठीक है। जो non monetary nature की transactions होती है ना, चाहे वो जरूरी ही क्यों ना हो, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा, money is considered to be having a constant or unchanging value since transactions are recorded at the value on the dates they first occurred and since then their value remains the same irrespective of changes in the market value of them। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, money is considered to having a constant or unchanging value, है ना, because transactions are recorded at the value on the dates they first occurred, ठीक है। हाँ, जब भी हमने जिस चीज को खरीदा होगा जिस दिन, है ना, उस डेट को, जैसे 5,000 रुपए पे हमने कोई गुड्स खरीदी है ना, कुछ भी खरीदा है, इन्वेंट्री परचेज किया है, तो इसी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, सिंस द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड at the value on the dates they first occurred and since then their value remains the same, और उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू में चेंज क्यों ना आ रहा हो। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मनी इज कंसीडर्ड टू हैविंग कांस्टेंट और अनचेंजिंग वैल्यू, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है ना, इजी भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, है ना, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ बिजनेस इज सपोज्ड टू कंटिन्यू परपेचुअली और इंडिफाइनाइटली एज पर द एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। देखिए, जो हमने गोइंग कंसर्न एजम्पशन अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस हम करेंगे वो इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए होगा, है ना। सो देयरफॉर रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कैन नॉट बी ट्रूली असरटेन बिफोर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस ऑपरेशंस का रिजल्ट है कैन नॉट बी ट्रूली असरटेन, उसको ट्रूली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिफोर द क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज है उसको क्लोज करने से पहले उसको ट्रूली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हेन द बिजनेस इज बाउंड अप, जब बिजनेस बाउंड अप होगा तभी बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाएगा ट्रूली, है ना। However, this period is too long, और ये जो पीरियड है ये तो बहुत लंबा होगा, and the users of accounting information कैन नॉट वेट, तब तक जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं वेट नहीं कर सकते फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे सारी जो बात है वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। सो दे रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू नो द ऑपरेशनल रिजल्ट्स, ठीक है। इसलिए हमको जरूरत किस चीज की पड़ती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, है ना, वो पीरियोडिक हो, है ना, मतलब उसका कोई पीरियड होना चाहिए, है ना, पीरियोडिक रिजल्ट्स होने चाहिए, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू क्लोज द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसलिए ये जरूरी बन जाता है कि जो बिजनेस हम करेंगे, है ना, जो भी हम बिजनेस करेंगे और उसके जो अकाउंट्स बनाएंगे, है ना, वो अकाउंट्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्लोज हो जाने चाहिए, है ना, एंड द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज फॉलोड। और जो ये हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड, इसको फॉलो किया जाना चाहिए टू डिटरमाइन द सच टाइम ड्यूरेशन। यूजुअली अ पीरियड 1 ईयर इज कंसर्ड, है ना। तो देखिए, यूजुअली जो है वो 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कंसर्ड किया जाता है ना, कंसिडर्ड किया जाता है। Under Companies Act, it is compulsory for all the companies to adopt financial year as a accounting year, है ना। So जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके अंदर इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनीज, ये सभी कंपनीज के लिए जरूरी है क्या, कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसको अडॉप्ट किया जाए एज अकाउंटिंग ईयर, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 अप्रैल से, है ना,
और उसका एंड होगा 31 मार्च को। ये 12 महीने का टाइम पीरियड है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इनकम टैक्स एक्ट हैज आल्सो मेड इट कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी ये कंपल्सरी बोला गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसको अकाउंटिंग ईयर माना जाए। सपोज करिए, देखिए अभी हमारा ईयर जैसे चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 है ना, टू 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 तक ये अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा, फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 साल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सपोज करिए 2 या 3 साल की अकाउंटिंग करेंगे, तो उसमें ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी है ना, कि उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो अकाउंटिंग होती है वो 1 साल की होती है, 1 साल से ज्यादा की नहीं होती है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अकाउंटिंग 1 साल की होती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, full and reliable information and data in the financial statements which of material interest to the user of such statement। देखिए कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी डाटा होगा है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी है ना, वो एक्यूरेट, फुल और रियलाइबल बताई जानी चाहिए, जो कि यूजर के काम की है। मटेरियल इंटरेस्ट का मतलब है जो कि यूजर के काम की है ना, जिसमें यूजर का फायदा है, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो मटेरियल इंटरेस्ट की आइटम है, वो पूरी की पूरी एक्यूरेट, फुल और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो डाटा है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना चाहिए। ओके, दिस प्रिंसिपल इज गिवन ड्यू टू लीगल एम्फेसिस बाय द कंपनीज एक्ट 2013 बाय प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मेट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। है ना, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना, लीगली जो है हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो इन नटशेल, ब्रीफली हम बोल सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो हमारे मटेरियल, जो हमारे काम की है ना, मस्ट बी इम्पार्शियली एंड ऑनेस्टली डिस्क्लोज्ड, उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए मटेरियल इंफॉर्मेशन को। ओके, either on the face of financial statements or in the notes of the financial statements. So this principle of great importance to user, जैसे कि ओनर, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक जो हमारा ओनर है या बैंक है, इन्वेस्टर्स हैं, तो मैं बैंक और इन्वेस्टर की बात करता हूँ। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बैंक बिजनेस को लोन तभी देगा जब उसने अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाया होगा, क्योंकि उसी के थ्रू ही जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की, एसेट लायबिलिटी का पता चलेगा, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तभी कोई क्रेडिटर जो है लोन दे सकता है, किसी से हम पैसा उधार मांग सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एजेंसीज भी की ग्रेट इंपॉर्टेंस है इस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, सो सिंस दे हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बिजनेस, तो प्रोसीडिंग जो होता है वो अकाउंट्स में उसको इनकम भी बोला जाता है ना। तो बिजनेस ने कितना पैसा अर्न किया, कितना उसको लॉस हुआ, है ना, सब ये जानना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन सभी पर्सन के लिए। ऑल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मेंशन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन। देखिए, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया जा सकता, है ना। देयरफॉर फुटनोट्स टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरी सच एज बैकलॉग ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन इन फुटनोट, देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको एज अ फुटनोट बतानी पड़ेगी, है ना, उनको हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एनी चेंज इन इट, कोई भी उस क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आया है या क्लोजिंग स्टॉक की हमने वैल्यूएशन की है, उसका क्या मेथड है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। अदर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, नेचर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ
a change in accounting policies, schedule outlining movement in cost and accumulated depreciation for property, plant and equipment, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन टैक्स रेट इन नियर फ्यूचर, तो ये सारी बातें एज अ फुट नोट हम छोड़ेंगे, है ना, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन नहीं करेंगे। सो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हाउएवर द टर्म डिस्क्लोजर डज नॉट मीन ऑल इंफॉर्मेशन दैट वन डिजायर्स टू गेट शुड बी इंक्लूड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। देखिए, फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को बताया जाए। इट इज इनफ इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज मटीरियल इंटरेस्ट टू यूजर इज इंक्लूड। देखिए, जो हमारे यूजर्स के मटीरियल इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, उसको ही इंक्लूड करेंगे जो मटीरियल नेचर की होगी। मतलब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं दिखाया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, यूजर के इंटरेस्ट की है, उसके काम की है, उसी इंफॉर्मेशन को दिखाया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको फुल डिस्क्लोजर समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मटीरियलिटी, ये प्रिंसिपल आ ही गया यहाँ पे, देखिए। तो मटीरियल इंटरेस्ट की बार बार बात हो रही है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, देखिए कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनका इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, मतलब वो इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और बीइंग इरेलीवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उसको दिखाया जाना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी आइटम जो कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इफेक्ट जरूरी नहीं है ना, उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। बट द मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज इम्पार्शली, पर जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, उसको इम्पार्शली बिना पर्सनल बायस के उसको शो करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investor, ठीक है। तो इन एवरी बिजनेस देयर आर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स विच आर एब्सोल्यूटली इमटेरियल, कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जो कि एब्सोल्यूटली इमटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, एंड देयर नॉन रिकॉर्डिंग डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस अकाउंट्स, है ना। और अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो भी बिजनेस के अकाउंट इफेक्ट नहीं होंगे, सच एज डिवेंचर ऑफ ₹4 लाख इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ ₹3 लाख। देखिए, हमने 3 लाख का बैंक से लोन लिया है और हमने 4 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। सो इन दिस इवेंट लोन इज मटेरियल, जो लोन है वो इंपॉर्टेंट आइटम है, ये जो लोन हमने 3 लाख का लिया ये जरूरी है, इसको हम बैलेंस शीट में जरूर दिखाएंगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्टर सिक्योरिटी कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट, पर ये जो 4 लाख के हमने डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, इसको एज अ फुटनोट हम शो करेंगे, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे 4 लाख को। सो इन द सेम मैनर इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, जो स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है उसको अगर हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और द वेरियस स्टेशनरी आइटम जैसे कि पेंसिल, रिफिल, कार्बन पेपर, स्टेपलर, इंक पॉट एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन सिंगल स्टेशनरी अकाउंट, ये सारी स्टेशनरी की आइटम्स है ना, इनके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इनको स्टेशनरी अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट स्टेशनरी आइटम, और हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हर एक आइटम के लिए अलग अलग से अकाउंट बनाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मटेरियल आइटम को शो करना है ना, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसको शो नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था। तो 4 लाख के जो कलेक्टर सिक्योरिटी इशू की है डिवेंचर, उनको शो नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो इन द प्रेजेंट डे अनसर्टेनिटीज, है ना, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। देखिए कि आजकल के जो प्रेजेंट डे में
अनसर्टेनिटीज बहुत होती है ना, मतलब अचानक से कुछ भी हो सकता है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हैड, और इस जो प्रिंसिपल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है रूढ़िवादिता, मतलब जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं काफी सालों से, है ना, ये उसके बारे में है ये कन्वेंशन। दिस प्रिंसिपल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ। तो कॉशन यानी कि सावधानी की बात यहाँ पे बोली गई है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट द पॉसिबल प्रॉफिट्स और गेन्स, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे लॉसेस होंगे, पॉसिबल लॉसेस होंगे, है ना, उनके लिए हम रिजर्व बनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसको बताऊंगा, है ना। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस है, इस प्रिंसिपल के ऊपर एक चैप्टर भी है ना, रिजर्व प्रोविजन एंड रिजर्व का, जो आगे जाके मैंने जो है एक्सप्लेन किया है, जिसको इट टेक्स इनटू ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट द पॉसिबल प्रॉफिट और गेन्स। मतलब आगे देखिए, ध्यान से पढ़िए। इट इज ऑफन इन द रिगार्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म दैट do not anticipate a profit but provide for all possible losses। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रॉफिट होता है उसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, उसको हम उसकी हम एजम्पशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर जो हमारी लॉसेस हैं उनको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, है ना। उसको हम मतलब उसका अनुमान लगाया जा सकता है। फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इट इज inferred that a business must provide for all likely losses and all known liabilities, है ना, but not potentially gains or income. Hence, provisions are maintained by the business for likely for losses। देखिए यहाँ पे बात मैं जो बता रहा था कि जो भी प्रोविजन हम बनाते हैं वो लॉस के लिए होता है ना, लॉस के लिए मेंटेन करते हैं प्रोविजन, है ना। और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, है ना, उनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है ना। जैसे कि दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात, ये प्रिंसिपल ये बोलना चाहता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हम प्रोविजन बनाएंगे, जो भी हम लॉस बनाएंगे, सॉरी, जो भी हमारा रिजर्व होगा वो लॉस के लिए होगा, लाइबिलिटी के लिए होगा, ठीक है। वो प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए नहीं होगा। इनकम के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब लॉस को एंटिसिपेट हम कर सकते हैं पर प्रॉफिट या इनकम को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज अ जनरली an estimated amount of money set aside to meet a known liability in future। देखिए, कोई known liability है फ्यूचर में जिसको हमको मीट करना है, पे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। मतलब पैसे, हमारे प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम निकाल के अपने पास रखेंगे, एस्टिमेटेड अमाउंट होगा ये, है ना। और इन फ्यूचर जब वो लाइबिलिटी होगी तो हम उस लाइबिलिटी को जो है वो मीट कर देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। टेकिंग a cue from above, the principle of prudence and conservatism also holds true in cases where there are different options available for recording the value of transaction, and the transactions gets recorded utilizing the option that leads to lowest decrease either in profit or capital or both, that is closing stock। The value of closing stock is always recorded either at cost or net realizable value, whichever is lower। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू आता है इसके रिगार्डिंग, तो वो आपको इस तरीके से आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम लॉस को, जो जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं और गेन्स को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है। तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। जो मतलब प्रोविजन बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। ये यहाँ पे बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है उसको उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कॉस्ट प्राइस 5,000 है, मार्केट प्राइस जो 6,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5,000 होगी, है ना। द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की क्या क्या एडवांटेजेस है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कॉन्टीजेंट फ्यूचर लॉसेज एंड लायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम प्रोविजन तैयार करते हैं, है ना। जिस प्रोविजन से हम किसी भी लायबिलिटी को, मतलब जो नॉन लायबिलिटी है उसको पे करेंगे, तो कोई भी जो कॉन्टीजेंट फ्यूचर लॉस या लायबिलिटी है उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है और कंजर्वेटिज्म। इट प्रिवेंट्स overstatement of assets by ignoring potential gain and income. It presents a true and fair picture of state of affair of an enterprise। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही किसी एंटरप्राइजेस की ट्रू और फेयर पिक्चर जो है हमारे सामने आती है। इट अवॉइड्स विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी धोखाधड़ी होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, उसको अवॉइड करता है ये प्रिंसिपल। Although the principle offers a number of benefits, there is a great possibility that when conservatism is excessively applied, opposed to this principle, there is possibility of creation of secret reserve, which is directly opposed to principle of full disclosure। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑल द प्रिंसिपल ऑफर्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट। देखिए सभी प्रिंसिपल्स का कोई ना कोई बेनिफिट है ना। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट व्हेन कंजर्वेटिज्म इज एक्सेसिवली अप्लाइड अपोज टू दिस प्रिंसिपल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। देखिए कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमको कोई सीक्रेट रिजर्व बनाना पड़ सकता है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। पर ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट है, मतलब उसके विपरीत है ना। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे मटेरियल नेचर की आइटम होगी उसको हमको शो करना चाहिए, ठीक है। जबकि हमको कई बार सीक्रेट रिजर्व भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो सम लिमिटेशंस दैट कंजर्वेटिज्म सफर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ मतलब लिमिटेशंस बताई गई हैं। देखिए फायदा तो यहाँ पे बता दिया गया है, ये एडवांटेजेस है, पर इसकी जो है वो लिमिटेशन बताई गई है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल सुजेस्ट लेसर प्रॉफिट देन एक्चुअल। ठीक है, तो कई बार क्या हो सकता है, इस प्रिंसिपल की वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम दिखा सकता है। क्योंकि इन केस अगर हम सीक्रेट रिजर्व को बनाते हैं तो पूरा प्रॉफिट जो है वो शो नहीं हो सकता। दूसरा, अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, एसेट्स की अंडरस्टेटमेंट हो सकती है और लाइबिलिटीज की ओवरस्टेटमेंट हो सकती है इस प्रिंसिपल की वजह से। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी अप्लाइड वेरी कॉशियसली, मतलब बहुत ही सावधानी से इसको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे ये बात जो है बोली भी गई थी कि दिस प्रिंसिपल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है ना। और इसके रिगार्डिंग एक चैप्टर भी है प्रोविजन और रिजर्व से रिलेटेड, वहां पे इसको बताया गया है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। जो भी एक्विजिशन कॉस्ट होगी, है ना, एसेट को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है उस पे जो है उसी वैल्यू पे सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेफर्स, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द एसेट एंड एक्सपेंसेस incurred on its installation or to put the assets in working order। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द एसेट, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपकी? जो भी कॉस्ट हमने एसेट को परचेज करने में लगाई है और जो भी उस एसेट को इंस्टॉल करने में जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे मिला करके, कॉस्ट और एक्सपेंसेस को मिला करके जो अमाउंट हमारे पास बनेगा वो एक्विजिशन कॉस्ट है। दिस कॉस्ट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द एसेट।
ये जो कॉस्ट है ये क्या बनेगी, ये बेस बनेगी सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए। एसेट की बाद में जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी होगी, है ना, उसके लिए बेस बनेगी ये। इट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट में चेंज। देखिए किसी एसेट की मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है विद द पासेज ऑफ टाइम, है ना, बट नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर एनी चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मतलब अगर मार्केट वैल्यू में चेंज आता है तो उस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल कि एक बिल्डिंग है जो हमने परचेज की 5 लाख की और उसको रिकॉर्ड कर दिया है ना, हमने 5 लाख रुपए पे। बाद में क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी मार्केट वैल्यू में चेंज या डिक्रीज आएगा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। So the historical cost principle does not mean that asset will continuously shown at their acquisition or price cost for as long as the business owns them। देखिए जैसे हमने बिल्डिंग, जैसे सपोज करिए हमने फर्नीचर ही 5 लाख का खरीदा है ना, तो कॉन्टिन्यूसली हम उसको उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे थोड़ी शो करेंगे, है ना। जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाएंगे उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे ईयर टू ईयर और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एंड द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी उस बुक वैल्यू पे शो करेंगे हम एसेट्स को, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये इस प्रिंसिपल की वजह से ये क्या, दैट एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओके। Thus a favorable location, popular brand name, increasing reputation of the business, technical skill, etc. तो जिस एसेट्स के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरी फेवरेबल लोकेशन है, मेरा अच्छा ब्रांड नेम है, मेरी बिजनेस में रेपुटेशन बढ़ रही है ना, तो रिमेन अनरिकॉर्डेड दो दीज आर वैल्यूएबल एसेट एंड हेल्प इन प्रॉफिट। देखिए इसको हम एक तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूएबल नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है ना हमारे लिए। और हमारा जो है प्रॉफिट अर्निंग में ये मतलब प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करती है ये सारी चीजें, है ना। फेवरेबल लोकेशन, ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी गई है पर इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। द एडवांटेज ऑफ, देखिए इस हिस्टोरिकल कॉस्ट की क्या एडवांटेजेस है ना। The advantage of using historical cost for recording transaction is that it is objectively very verifiable, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, ये रिलायबल है ना। सो अदर सच आर्गुमेंट इन इट्स फेवर आर एज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, देखिए वेरीफाइबल, वेरीफाई करना क्या होता है आपको भी पता है ना। सिंस द कॉस्ट कंसीडर्ड वाज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन। दूसरा रिलायबल, सिंस द डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट टू प्रूव द ट्रांजेक्शन, है ना, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होगा कि हम इस ट्रांजेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। एंड द कॉस्ट इनकर्ड एज एज वेल एज इट इज फ्री फ्रॉम एनी ऑब्जेक्टिव बायस एस्टिमेट्स, है ना, arbitrarily determined। नेक्स्ट है जस्टिफाइड, बेस्ड ऑन द assumption of going concern and hence exhibits no need to use the current liquidation values। सो स्टूडेंट से कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो मेन बात है इस प्रिंसिपल में वो मैंने आपको बता दी कि जो भी करंट मार्केट वैल्यू चली होगी उस पे जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। जो भी एसेट हम परचेज करेंगे, है ना, उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी साथ में जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होंगे उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में एसेट को जो है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इजिली डिटरमाइंड, मार्केट और करंट वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। देखिए जो मार्केट वैल्यू और जो करंट वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है। एंड एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स इनवेरिएबली डिफर, सो इट इज बेस्ट टू यूज द कॉस्ट प्रिंसिपल, इसलिए कॉस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना बेस्ट होगा। स्टैटिक, स्टैटिक, since market value of assets change from time to time, so it is hard to track them।
मतलब जो मार्केट वैल्यू होती है एसेट की वो बार बार बदलती है, इसलिए उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। सो कॉस्ट प्रिंसिपल प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड बेस इन सच सिनेरियो, ठीक है। Some of the limitations of the cost principle are as follows. Some of the limitations of the cost principle are as follows. ये कुछ फायदे इसके बताए गए थे, यहाँ पे आपके पास जो है वो दिए गए हैं कॉस्ट प्रिंसिपल के लिमिटेशंस। इट इग्नोर्स रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स फॉर विच नथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इज पेड रीडली दैट इज गुड ब्रांड नेम। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसी चीजें जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करें, है ना। देखिए क्योंकि बिजनेस में कोई भी उसके लिए मनी पे नहीं किया है, जैसा अच्छा ब्रांड नेम है ना, अच्छी रेपुटेशन है बिजनेस की, तो इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, है ना, इसको इग्नोर किया जाएगा। इट रिजल्ट्स इन इनफ्लेक्टेड सॉरी इन्फ्लेटेड इट रिजल्ट्स इन्फ्लेटेड और understated profit during inflation since depreciation on the basis of historical cost gets accounted। और उसके बाद है information derived using historical cost has only limited usage amongst creditors investors management etc। सो स्टूडेंट्स से इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। मेन जो बात थी वो मैंने बता दी, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिलहाल जो बातें इसमें जानने वाली है कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड, करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड किया जाता है, और उसमें भी जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है एसेट्स के उसको ऐड करने के बाद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट रेलिवेंट, ये आपके पास दिया गया है विद रेलिवेंट रेवेन्यू। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।